हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव आवर टॉपिक करंट अकाउंट। It refers to that part of BOP which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfer takes place in given period of time. Right? तो बच्चों, करंट अकाउंट एक तरह से रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को डील करता है और इसमें सभी विजिबल और इनविजिबल आइटम, विजिबल आइटम यानी कि जो फिजिकल गुड्स थे और इनविजिबल आइटम यानी कि जो सर्विसेज थी, तो किसी भी तरह के विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का जो भी इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को करंट अकाउंट में लिखा जाता है। राइट? दिस डू नॉट इंपैक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होने वाली किसी भी ट्रांजैक्शंस की वजह से एसेट्स या लायबिलिटीज की पोजीशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। राइट? सो स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट का फर्स्ट पार्ट होता है विजिबल आइटम्स, और विजिबल आइटम्स में हमारे पास होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेजिडेंट ऑफ कंट्री। राइट? और बच्चों, इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट शोज द पोजीशन ऑफ बीओटी। बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी विजिबल आइटम होते हैं उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट डेबिट साइड ऑफ बीओपी। सो स्टूडेंट्स, जितना भी इंपोर्ट के लिए पेमेंट होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट साइड यानी कि एक तरह की नेगेटिव साइड है आपकी। एंड सिमिलरली रिसीव्ड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट इज रिटन ऑन क्रेडिट साइड। और बच्चों, क्रेडिट साइड शो किया जाता, क्रेडिट साइड शो करता है आपके पॉजिटिव बैलेंसेस को। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स को लिखा जाता है। और करंट अकाउंट का सेकंड पार्ट है इनविजिबल आइटम्स। और बच्चों, इनविजिबल आइटम इट इंक्लूड्स द सर्विसेज bought and sold by residents। तो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स जितने भी सर्विसेज को बाय करते हैं या सेल करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उन सभी सर्विसेज को लिखा जाता है इनविजिबल आइटम में। और इसमें भी पेमेंट फॉर बाइंग, तो जितना भी हम सर्विसेज बाय करने के लिए पेमेंट करते हैं उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में। और जो भी हमारी रिसीट्स हैं सर्विस प्रोवाइडिंग की, रिसीट्स फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इनविजिबल आइटम्स को ट्रीट किया जाता है। इसका सी पार्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब बच्चों, यूनिलैटरल ट्रांसफर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी पेमेंट्स या ऐसी रिसीट्स
जिनके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती है। इट मींस पैसा सिर्फ आएगा, आपको उसके बदले में कुछ नहीं देना है। इज दैट क्लियर? यानी कि इंडियन रेजिडेंट्स के पास जो पैसा आता है और जिसके बदले में वो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी तरह की सर्विसेज या गुड्स दे रहे हैं, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो ये इनफ्लो भी हो सकता है या फिर आउटफ्लो भी हो सकता है बाय इंडियन रेजिडेंट्स। इज दैट क्लियर? दीज आर वन वे ट्रांजेक्शंस विदाउट providing goods and services। सो बच्चों, ऐसे किसी भी यूनिलैटरल ट्रांसफर का इनफ्लो, अगर इनका इनफ्लो है तो इनफ्लो को लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, और आउटफ्लो को हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड ऑफ बीओपी। इज दैट क्लियर? और बच्चों डी पार्ट है इसका, अगर इंडियन रेजिडेंट किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कोई भी इनकम, रिमेंबर नॉट द इन्वेस्टमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह से किसी भी इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। राइट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं करंट अकाउंट को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में। इज दैट क्लियर? Now students, next topic we have capital account. It record all the transactions between residents of a country and rest of the world, which causes a change in assets and liabilities of residents or government. तो बच्चे बेसिकली कैपिटल अकाउंट कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इट मींस ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शंस जो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स या फिर उसके गवर्नमेंट की एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करता है। राइट? और बच्चों इट इज यूज्ड टू फाइनेंस द करंट अकाउंट डेफिसिट। तो बच्चों बजट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए कंट्री को लेना पड़ता है लोन, यानी कि बोरोइंग्स। तो इसी बोरोइंग को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? सो इसका फर्स्ट पार्ट है borrowing and lending to and from rest of the world। तो इंडियन रेजिडेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कंपनीज, तो बच्चों इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जितने भी फर्म है या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इनमें से कोई भी अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या तो मनी लैंड करता है या फिर उनसे मनी बोरो करता है, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में। राइट? तो बच्चों क्योंकि जब हम बोरो करते हैं तो फंड हमारे पास आता है, अगर फंड हमारे पास आएगा तो ये होगा इनफ्लो, और इनफ्लो को हम लोग लिखते हैं बीओपी के क्रेडिट साइड में। राइट? सिमिलरली अगर हम मनी लैंड करते हैं टू आरओडब्ल्यू यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो इट मींस ये होगा आउटफ्लो फंड्स का, और आउटफ्लो को हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? तो बच्चों कैपिटल अकाउंट का सेकेंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम आरओडब्ल्यू। राइट? सो इट इज वेरी क्लियर
इन्वेस्टमेंट मेड बाय ROW इन कंट्री। तो बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ड से कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो हमारे लिए होगा इनफ्लो, और इनफ्लो को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेजिडेंट इन ROW तो वो शो करेगा हमारे आउटफ्लो को, और आउटफ्लो लिखा जाएगा डेबिट साइड में। इज दैट क्लियर? एंड सी पार्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व अपने पास। तो यह किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो हमारे केस में सेंट्रल बैंक है RBI। तो RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, राइट, तो वहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज चेंज होगा। तो इट मींस अगर इंक्रीज है, increase of foreign exchange with RBI, तो अगर इंक्रीज होगा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है तो ये होगा इनफ्लो, और अगर ये इनफ्लो है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर डिक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है तो ये शो करेगा आउटफ्लो को, और आउटफ्लो को लिखा जाएगा डेबिट साइड में। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द आइटम्स विच आर बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? सो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम लोग एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स जनरली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है autonomous items and second is accommodating items। तो बच्चों autonomous item these refers to those economic transactions of BOP which takes place due to some economic motives such as profit maximization and investment। तो बच्चों BOP में होने वाली ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शंस जो कि किसी इकोनॉमिक मोटिव यानी कि प्रॉफिट या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनकम जनरेट करने के लिए की जाती है, तो उन आइटम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम्स, राइट। दीज आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इसमें इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि करंट अकाउंट्स का पार्ट होते हैं, लैंडिंग एंड बोरिंग बाय इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज। रिमेंबर, तो ऐसी कोई भी बोरिंग और लैंडिंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। इट कॉजेज डेफिसिट ऑफ और सरप्लस इन बीओपी। और बच्चों इन्हीं ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से बीओपी में या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव अकोमोडेटिंग आइटम्स। इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस टू कवर डेफिसिट और टू एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ बीओपी। यानी कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शंस जिनका बेसिकली कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता है, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि अगर कोई डेफिसिट है तो इसको फाइनेंस कर सके, या फिर कोई सरप्लस है बीओपी का तो इसको एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि इनको यूज कर सके। इज दैट क्लियर? दीज आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। तो बच्चों इन दोनों टर्म्स को अच्छी तरह से याद रखो। इज दैट क्लियर? अब इसमें इंक्लूड होते हैं यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जब भी आपको अपना डेफिसिट या फिर सरप्लस को एडजस्ट करना होता है तो गवर्नमेंट यूज करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थ्रू आरबीआई। तो इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है,
ये जो भी एडजस्टमेंट की जाती है आरबीआई के थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से अगर कोई भी डेफिसिट होता है तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट या तो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से बोरो करती है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पर भी बोरोइंग है और एक बोरोइंग यहां पर भी है, लेकिन ये बोरोइंग करते हैं इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनीज। इज दैट क्लियर? जबकि ये बोरो कौन करता है? गवर्नमेंट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, और बाकी के टॉपिक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned